जब बिल और मेलिंडा गेट्स का डिवोर्स हुआ तो लोगों के मन में सवाल उठा कि उनके जो बिजनेस है साथ में उनका क्या होगा। क्या वो अलग अलग हो जाएंगे? इनके एनजीओ का क्या होगा? क्या उनको मेंटेनेंस के लिए केस लगाना पड़ेगा? क्या क्या उनको एल्यूमनी मिलेगी? क्या उनको भी कोर्ट में बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। वो यूएसए है, वहां पर हर चीज के एग्रीमेंट होते हैं। तो क्यों ना हम इंडिया में भी इस तरह का एग्रीमेंट कर लें। शादी से पहले ऐसा एग्रीमेंट करें जहां हम सब कुछ लिखा पढ़ी कर लें। ये एग्रीमेंट क्या होता है और कैसे किया जाता है, कैसे पत्नी और पति पक्ष को दोनों को फायदा मिल सकता है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाए तो देश में जो 498A के फॉल्स सीक्वेंसेस लगते हैं और जो महिलाओं को मेंटेनेंस के लिए कोर्ट की दरकार लगानी पड़ती है वो खत्म हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं खास वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरवंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की एड, उसमें लिखा होता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो शादी भी तो एक रिस्क होती है। शादी करने से पहले भी तो डिस्क्लेमर दिया था, भैया शादी को संभाल लियो, नहीं तो क्या पता कल टूट जाए। शादी टूटती है तो उसमें कई सवाल उठते हैं। चाइल्ड कस्टडी क्या होगी, क्या मेंटेनेंस होगी, कि कौन कितने पैसे देगा, क्या एलुमनी होगी, और इसमें कई साल बीत जाते हैं। तो क्यों ना हम शादी करने से पहले एक एग्रीमेंट कर लें जहां पे हम सब लिखा पढ़ी कर लें। उस एग्रीमेंट के बारे में जानना ही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो को हमने टोटल 7 पार्ट्स में बांटा है। में हम बताएंगे क्या एग्रीमेंट होते हैं, दूसरे में बताएंगे क्यों एग्रीमेंट होते हैं, और तीसरे में बताएंगे एडवांटेज, चौथे में बताएंगे डिसएडवांटेज, पांचवें में बताएंगे क्लोजिस, और छठे में बताएंगे क्या ये लीगल है इंडिया में या नहीं है, और सातवें में हम बताएंगे कि क्या रेमेडी हम यूज करें ताकि हमें इस तरह के केसेस में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ जहां पे हम जानेंगे क्या एग्रीमेंट होते हैं। दोस्तों, इस एग्रीमेंट का नाम है प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट। इसको प्री नुप भी कहते हैं। प्री न्यूपचुअल मतलब प्री मतलब पहले और न्यूपचुअल मतलब शादी। दोनों के बीच में शादी से पहले एग्रीमेंट होते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में शादी से पहले एग्रीमेंट होते हैं, उसको कहते हैं प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों स्पाउस अपने एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं। साथ साथ वो दोनों स्पाउस अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं। दोनों इस बात से सहमत होते हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे होंगे तो चाइल्ड की कस्टडी कहाँ रहेगी। इसमें दोनों ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस जो दोनों का इकट्ठा है उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो उन्होंने लैंड और जो प्लॉट लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। A to Z जो भी दाम्पत्य जीवन में फ्यूचर में दिखते आएंगी उसका लेखा जोखा पहले से कर लेते हैं, उसको प्री नप्चुअल एग्रीमेंट कहते हैं। चलो आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ जहां पे हम डिस्कस करें क्यों एग्रीमेंट बनाया जाता है। ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों पक्ष को जो मेंटली और फाइनेंशियली और हर तरह से सुरक्षा प्राप्त हो, और ताकि उनको कोर्ट में चक्कर ना काटने पड़े। और यहीं से आता है हमारा थर्ड पार्ट जहां पे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस को। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमें लिटिगेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, यानी हमें कोर्ट में जाकर चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जैसे ही वैवाहिक जीवन में बिखराव आता है, महिलाएं जो है सेक्शन 125 और डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं सेक्शन 9 डालने की कोशिश करते हैं। इसमें फिर बहुत सारी लिटिगेशन होती है, फिर बहुत सारे केस होते हैं, इसमें कई साल निकल जाते हैं। अगर आप पहले से एग्रीमेंट कर लें तो आपका टाइम भी बचता है और वकीलों को दी जाने वाली फीस भी बचती है। तो ये है सबसे पहले इसका फायदा। सेकंड फायदा ये है कि जैसे हम इनकम पहले से डिक्लेयर करते हुए आ रहे हैं और कोर्ट में मेंटेनेंस को लेकर बात चल रही है कि पर्सन को अपनी इनकम शो करनी चाहिए, या हम आईटीआर रिटर्न मंगाते हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले दिन से ही अपनी इनकम डिक्लेयर करते हुए आ रहे हैं। तीसरा फायदा है चाइल्ड कस्टडी को लेकर। जहां तक हमने देखा है जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनमें से उन दोनों को चाइल्ड कस्टडी चाहिए होती है, तो वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। अगर पहले से उस एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा चाइल्ड कस्टडी को लेकर तो चाइल्ड कस्टडी के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं होंगे। चौथा फायदा ये है, अगर मैं मेल पक्ष के लिए बात करूं तो जो लेडीज हैं वो ज्यादातर 498A के फॉल्स केसेस लगा देती हैं हस्बैंड के खिलाफ ना, और सास ससुर और पूरे परिवार को खींच लेती हैं। अगर आप पहले से एग्रीमेंट बना के रखेंगे तो इस तरह के फॉल्स केसेस से बच पाएंगे। पांचवें फायदे की बात करें, वो हम अगर फीमेल साइड से लें तो फीमेल को जो मेंटेनेंस के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है
वो वहीं खत्म हो जाएगी। अगला फायदा ये है मेरे हिसाब से कि जो हम प्रॉपर्टी या बिजनेस करते हैं मिलके, और जो अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करें ताकि हमें कोई फ्यूचर में इसमें कोई आंच ना आए। चलो हम आते हैं चौथे पार्ट की तरफ, जहां हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज को। उसको मोरल सपोर्ट और मोरल गाइडेंस भी कहा जाता है। इंडिया के समाज में शादी को एक संस्कार माना जाता है और हर धर्म में शादी को एक शुभ संस्कार माना जाता है। जब शादी को एक शुभ संस्कार माना जाता है तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि शादी की जो जोड़ियां होती हैं वो 7 जन्मों की होती हैं। जब 7 जन्मों की जोड़ी होती है तो ऐसा एग्रीमेंट किया जाना चाहिए जहां में फ्यूचर में डर हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो यही कहते हैं कि फ्यूचर में अगर ये एग्रीमेंट होगा तो लोग लड़ने लग जाएंगे और अलग हो जाएंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्लॉज हमें मेंशन करने चाहिए। पहले क्लॉज में आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, उसके पूरे डिस्क्लोजर के बारे में बात करनी चाहिए। और सेकंड में आपको मॉनेटरी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करनी चाहिए। और थर्ड में आपके नाम पर कोई प्लॉट है, लैंड है या कोई फ्लैट आपने लिया हुआ है उसके बारे में भी बताना चाहिए। चौथे में अगर आप कोई फ्यूचर स्टेट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मेंशन करना चाहिए। आगे आपको ये मेंशन करना चाहिए कि जैसे आपकी शादी डिसॉल्व हो जाती है तो उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, कौन कितने % का मालिक रहेगा। इसके बाद हमें मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करनी चाहिए ताकि अगर डिवोर्स हो तो हमें पहले से पता हो कौन कितने मेंटेनेंस के लिए लायबल है और किसको पैसा मिलेगा और किसको पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह उसमें चाइल्ड कस्टडी का क्लोज होना चाहिए और दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना चाहिए और जो उन्होंने इकट्ठे बिजनेस किए हैं उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। उनके मॉनेटरी सेविंग्स के बारे में बात होनी चाहिए, उनका क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, डेट्स, पेमेंट्स, पेंडिंग, इसके बारे में बात होनी चाहिए। आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होनी चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अकाउंट्स के बारे में बात होनी चाहिए, वो किसको मिलेगा उसके बारे में बात होनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके क्लेम के बारे में बात होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई बैंक अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो उसका डिस्क्लोजर का क्लोज होना चाहिए। कोई भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो या बिल्स हो या फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो उसका भी क्लोज होना चाहिए। साथ ही साथ कोई ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या डायमंड हो, उसके मैनेजमेंट का भी क्लोज होना चाहिए। ये सारे क्लोज मेंशन होने चाहिए ताकि आपका एग्रीमेंट प्रॉपर और सॉलिड बने। अब हम आते हैं वीडियो के 6th पार्ट की तरफ जहां हम डिस्कस करेंगे लीगैलिटी को। दोस्तों अभी तक इस तरह के एग्रीमेंट को इंडिया में लीगल नहीं माना गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट कहते हुए आई है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधार मैरिज है तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में मान्यता नहीं दी गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत टाइम से चल रहा है। इसलिए हर धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ है। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पे भी ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। और अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें या क्रिश्चियन लॉ की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें वहां भी ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ये एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है अगर हम एग्रीमेंट को ठीक से ड्राफ्ट करें। वहीं से हम आएंगे वीडियो के अगले पार्ट की तरफ जो है 7वां पार्ट, जो है रेमेडी। जब भी इसकी लीगैलिटी की बात की जाती है तो कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते जो अनलॉफुल हो या कोई शादी करने से रोके या कोई लीगल प्रोसीडिंग करने से रोके। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? इसके लिए हमें इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। जब भी कोई एग्रीमेंट लिखें तो उसमें कोई भी अनलॉफुल बात ना लिखें ताकि आपका एग्रीमेंट इलीगल ना हो जाए। आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट लिखें या प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट बनाएं तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट रखें और कोई भी ऐसी बात ना लिखें जो एग्जिस्टिंग लॉ के खिलाफ हो। अगर हम दूसरे क्लोज की बात करें तो सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी पर्सन को किसी दूसरी जगह शादी करने से रोकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो आप कभी भी प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट में ऐसा क्लोज ना डालें कि आप किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। आपको ये मेंशन करना चाहिए कि सेपरेशन के बाद आप किसी से भी शादी कर पाएंगे।
अगर आप किसी को शादी करने से नहीं रोकेंगे तो आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा। इसी से हम आते हैं सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। अगर आप किसी भी पार्टी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकते हैं तो भी मान्य नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी एग्रीमेंट में ये क्लोज मेंशन नहीं करना चाहिए कि जो मेरी वाइफ है वो मेंटेनेंस का केस नहीं लगा सकती मेरे खिलाफ, या जो हस्बैंड है मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर आप किसी को कोर्ट में जाने से रोकेंगे और वो क्लोज में आप मेंशन करेंगे तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्रीमेंट में ध्यान रखनी है। अगर आप ये 3 बातें ध्यान रखेंगे तो आपका प्री नप्चुअल एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये आपका एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों आप जब भी एग्रीमेंट करें इन बातों का ध्यान रखें, और साथ ही साथ फ्री कंसेंट हो ध्यान रखें, दोनों पार्टी मेजर हो ये ध्यान रखें, इसको प्रॉपरली स्टैम्प कराएं। साथ ही साथ आप इसका वीडियोग्राफी बना सकते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे। दोनों पक्षों की तरफ से 2-2 विटनेस लें ताकि इसकी वैलिडिटी पर कभी भी सवाल ना उठे। तो एक और इंपॉर्टेंट क्लोज, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दोस्तों जैसे आप एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें से एक क्लोज भी गलत हो जाता है तो पूरा एग्रीमेंट सेटिसाइड हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमने अपने एग्रीमेंट में बात मेंशन करनी है कि अगर कोई भी क्लोज गलत हो जाता है तो पूरा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा उस पार्ट को छोड़कर। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो आपको उस एग्रीमेंट में मेंशन करनी चाहिए। दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि इस देश के कानून में जल्दी बदलाव आएगा जैसा कि बाहर की कंट्रीज में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने उस टाइम के तत्कालीन विधि मंत्री से कहा था कि इस एग्रीमेंट को शादी से पहले मैंडेटरी कर देना चाहिए। यानी अब ये बात उठने लगी है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही देश के कानून में इस एग्रीमेंट को लाया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसके रिलेटेड लीगल ड्राफ्ट चाहिए हो तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।